मेथड है, इसमें है सैम्पलिंग प्रोसेसिंग एंड एवरेजिंग प्रोसेसिंग। तो सैम्पलिंग प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जो साइकिल टाइम है उसके अकॉर्डिंग सैम्पलिंग होगा। जैसे कि सैम्पलिंग साइकिल है हमारा और 2 चैनल है हमारी, नंबर ऑफ चैनल इनेबल। तो जैसे 2 चैनल हमने इनेबल की है और सैम्पलिंग साइकिल का टाइम है 80 माइक्रोसेकंड। तो 80 माइक्रोसेकंड इंटू 2 तो इज इक्वल टू 160 माइक्रोसेकंड जो है टोटल हमारा सैम्पलिंग टाइम होगा। जितनी चैनल इनेबल कर रखी है उतना टाइम बढ़ेगा। एवरेजिंग प्रोसेसिंग यानी कि एवरेज होने के बाद डेटा हमें मिलेगा। सो इसमें टाइम एवरेज, काउंट एंड मूविंग एवरेज। तो टाइम एवरेज में क्या होता है, तो इसमें हमें यहाँ पे सेटिंग टाइम देना पड़ता है। सो दिस इज द सेटिंग टाइम विच वी प्रोवाइड्स। सो 5 मिली सेकेंड जैसा मैंने टाइम दे रखा है। तो फाइनली हमें डेटा कब मिलेगा, तो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग टाइम्स, तो कितनी बार डेटा प्रोसेस होता है उसका हमें वैल्यू मिलता है। सो 5 मिली सेकेंड हमने दिया है, हमने 4 चैनल इनेबल करके रखी है एंड कन्वर्जन स्पीड है 80 माइक्रोसेकंड। सो दैट सेटिंग टाइम 5 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 4 इंटू 80 माइक्रोसेकंड, उसका जो आंसर मिलेगा 15 इंटू 15.625। यानी कि जो डिजिटल डेटा है वो 15 बार रिपीट होने के बाद वो अपडेट होगा। यानी कि 15 डेटा कलेक्ट होने के बाद वो अपडेट डेटा होगा। तो इस तरह से ये टाइम एवरेजिंग फंक्शन काम करता है। काउंट एवरेज जो है तो उसमें नंबर ऑफ काउंट रहेंगे। तो ये काउंट जो हम देते हैं, लाइक कि वी हैव प्रोवाइडेड दी 10 काउंट्स, तो वो 10 काउंट इंटू इनेबल चैनल इंटू 80 माइक्रोसेकंड कन्वर्जन स्पीड, तो उतने टाइम के बाद हमें डेटा मिलेगा। यानी कि 3.2 मिली सेकेंड जो है वो टोटल प्रोसेसिंग टाइम होगा और उसके बाद ही डिजिटल डेटा हमें अपडेट होगा। एंड मूविंग एवरेज है। सो मूविंग एवरेज इज बेसिकली, इसमें हमें सिर्फ कितने डेटा का एवरेज देना है वो हमें सिर्फ मेंशन करना है। तो लाइक मूविंग एवरेज में हम इसमें 5 टाइम्स हमने इसमें मेंशन किया है, 5 डेटा इज 5। तो क्या करेगा, जो भी डेटा अभी स्कैन हो रहा है तो उसमें पहले 5 डेटा यानी 1 2 3 4 एंड 5 डेटा, इसका एवरेज होके हमें मिलता है। फिर उसके बाद 2 3 4 5 6, तो इसका एवरेज हमें मिलेगा। तो इस तरह से हर एक 5 वैल्यूज का एवरेज जो है वो हमें मिलता जाएगा और वो डेटा स्टोर होता जाएगा कंटिन्यूअसली बफर मेमोरी। तो एक तरह से जैसे अगर वैल्यू में फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है तो फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट स्टेडी चाहिए, तो उसके लिए आप ये एवरेजिंग इंस्ट्रक्शन जो है उसका यूज कर सकते हो, एवरेजिंग फंक्शन का। यानी इसके बाद है स्केलिंग। तो स्केलिंग में हमें सिर्फ स्केलिंग का अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो देना है और ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग वो स्केलिंग फंक्शन जो है वो काम करेगा। यहाँ पे कोई कोई एडिशनल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली वो काम करता है। सो जस्ट एज एन एग्जांपल कि जैसे 4000 एंड 20,000 मैक्सिमम ये हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। तो जब 0 वोल्ट मिलेगा तो 0 के सामने हमें 4000 स्केलिंग के अकॉर्डिंग रेंज मिलेगी। और जैसे जैसे ये रेंज अभी 0 to 5 का हमने सेट कर रखा है, तो 0 to 5 के अंदर हमें मैक्सिमम रेंज 4 to 20,000 के अंदर यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह से आपको डेटा कन्वर्ट होके मिलेगा। सो जो देखो डिजिटल डेटा यानी कि डायरेक्ट कन्वर्जन वैल्यू तो आपको डिजिटल डेटा में ही मिलेगा, लेकिन स्केलिंग या जो भी फंक्शन है वो सारे फंक्शंस ऑपरेट होने यानी उस सारे फंक्शंस का जो आउटपुट है वो आपको ऑपरेशन वैल्यू के अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे शिफ्ट फंक्शन है, यानी कि जो डेटा है उसको प्लस या माइनस की रेंज में आपको डायरेक्टली शिफ्ट करना है, तो वो डेटा आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो इफ देयर इज एनी लैगिंग एंड लॉजिंग इन आवर सिग्नल, सो वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन द सिग्नल। डिजिटल क्लिपिंग है। तो डिजिटल क्लिपिंग कैसे काम करता है, तो अगर हम डिजिटल क्लिपिंग जैसे डिसेबल रखते हैं तो हमें डिजिटल वैल्यू इस फॉर्म में मिलेगी, यानी कि जो हमारा इंटीजर फॉर्मेट है उसके अंदर मिलेगा, ठीक है, जो एग्जैक्ट रेंज है 16 बिट की उसमें। लेकिन अगर मैं ये फंक्शन इनेबल रखता हूं तो मुझे जो स्केलिंग का रेंज है
वो हमारा डिजिटल वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा, लाइक कि जैसे 0 to 32,000 है, -32,000 to +32,000 एंड -8,000 to 32,000। तो ये जो रेंज है इसके अंदर ही हमें वैल्यू मिलेगी अगर हम डिजिटल फंक्शन का यूज, क्लिपिंग का फंक्शन यूज करते हैं तब। तो ये डिजिटल क्लिपिंग फंक्शन है, इनेबल करने के बाद हमें डेटा कैसा मिल रहा है तो देखेंगे हम यहाँ पे। इवन इसमें स्केलिंग का इंस्ट्रक्शन भी यूज कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये आउटपुट मिलता है यहाँ पे। ये सारे अलर्ट आउटपुट फंक्शन, अलर्ट आउटपुट का मतलब है ये अलर्ट करेगा। बेसिकली इसमें हम मिनिमम मैक्सिमम रेंज देते हैं और वो रेंज के ऊपर या नीचे अगर डेटा हमारा जाता है तो उस केस में अलार्म क्रिएट होगा और उससे अलार्म की एलईडी भी ऑन होगी बेसिकली। तो जैसे अलार्म का इसमें हमें 4 लिमिट देनी रहती है, एक है लो लो, एक है लो हाई और एक है अप लो, यानी कि हाई लो एंड हाई हाई। तो बेसिकली लोअर लोअर, लोअर अपर लिमिट, अपर लोअर एंड अपर अपर लिमिट। तो ये 4 लिमिट्स हमें देनी है। अगर डेटा हमें इस लिमिट के ऊपर मिलता है, यानी इसके ऊपर जैसे लिमिट के ऊपर डेटा जाता है, तो उस केस में हमारा अलार्म क्रिएट होगा। ठीक है, लोअर ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर अलार्म नहीं होगा। अलार्म हमें तभी मिलेगा जब अपर अपर लिमिट एंड लोअर लोअर लिमिट के बाहर अगर डेटा जाता है तो उस केस में हमें ये अलर्ट का अलार्म जो है वो मिलेगा। एंड अगर जैसे रेंज नॉर्मल हो गई तो वो अलर्ट वापस से क्लियर भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम ये अलार्म का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डेटा पैरामीटर्स के अंदर है, हम सेट कर सकते हैं। रेट अलार्म का मतलब यह है कि अगर आपका एनालॉग का डेटा ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो जैसे कि मुझे एक एनालॉग डेटा है उसको स्टेडी रखना है ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो स्टेडी होने की जगह पे वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसका हम परसेंटेज रेंज यहाँ पे सेट करेंगे। लाइक कि जैसे 10% मैंने अपर लिमिट दे रखी है अलर्ट होने की, एंड 10% जो है, अरे हाँ, 10% इज माई रेट ऑफ चेंज। सो 10% का मतलब ये है कि जो मेरा अभी एनालॉग सिग्नल रहेगा उस एनालॉग सिग्नल से अगर 10% मेरा फ्लक्चुएशन मिलता है मुझे, तो ये अलार्म क्रिएट होगा। बट इफ फ्लक्चुएशन इज माई विद इन द रेंज, सो देयर इज नो अलार्म क्रिएटेड। तो इस तरह से रेट का अलार्म भी हम क्रिएट कर सकते हैं। रेट में